लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि 14 साल की सजा कटे और बाहर निकल जाए। कौन सा चमत्कार हो गया कि इन सभी लोगों को बाहर निकलवाना पड़ा। रेपिस्ट या फिर कोई भी मर्डरर्स को रिहा नहीं किया जा सकता है, माफी नहीं मिल सकती, तो फिर क्यों ये लोगों को बाहर निकाला गया। इस वीडियो में मैं मेनली कवर करूंगी 3 मार्च 2002 में क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ एंड इंडियन जुडिशियरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है 2008 में इन सभी लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने से लेकर 15 अगस्त 2022 में इन सभी को रिलीज करने तक। तो डाउन बैक टू 27 फरवरी 2002 जब गोधरा ट्रेन बर्न केस हुआ था, तब पूरा गुजरात से दंगों की खबर आना चालू हो गया था और 28 फरवरी तक पूरा गुजरात एकदम आग बबूला हो गया था। और ऐसे में बिल्किस बानो तब 19 साल की हुआ करती थी और वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। बिल्किस बानो जो पर्टिकुलर गांव में रहती थी, उस गांव का सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, तो इसीलिए उस गांव के लोग भागने लगे थे अपने जान बचाने के लिए। और बिल्किस बानो के हस्बैंड 2 सेपरेट ग्रुप में भागे थे। बिल्किस बानो जो ग्रुप में थी वहाँ पर टोटल 17 लोग थे और उनके साथ उनका 3.5 साल के बच्ची और उनकी माँ भी थी। बिल्किस बानो के हस्बैंड एक सेपरेट ग्रुप में भागे थे, शायद इसीलिए आज वो जिंदा बच गए हैं। और ये 17 लोगों के ग्रुप भागकर एक आदिवासी इलाका में जाकर छुप गए थे। और 3 मार्च जो दिन बिल्किस बानो के साथ ये हादसा हुई थी, उसी दिन अचानक 25 से 30 लोगों का एक टीम वहाँ पर जा करके हाजिर हो जाते हैं कुछ हथियारों के साथ, जहाँ पे उनके हाथों में तलवार थे और स्टिक थे। और उसी ग्रुप में से जो 12 लोग थे, बिल्किस बानो उनको नाम से पहचानते थे क्योंकि ये लोग उनके गाँव के ही थे और ये लोगों को बिल्किस बानो चाचा कहकर पुकारती थी। तो 3 मार्च को बिल्किस बानो के साथ और उनके माँ के साथ रेप किया जाता है और उनका 3.5 साल की बच्ची को मर्डर किया जाता है और इनके साथ जो लोग थे उनका भी मर्डर किया जाता है। सीबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 14 लोग मर्डर हुए थे, बट 7 लोगों का बॉडी रिकवर हो पाया था और बाकी जो बॉडी था उनको मिसिंग या फिर डेड बता दिया गया था। ये इंसिडेंट के बाद बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी और वो लोगों को लगा था ये मर गई है और इसीलिए वो लोग वहाँ से चले गए थे। और जब बिल्किस बानो को होश आया तब चारों ओर डेड बॉडी बिखरा हुआ था और वहाँ पर वो आदिवासी महिला से कपड़े मांगकर पहनती है और उसके बाद गांव में जो यूनिफॉर्म में होमगार्ड दिखाई देता है उनको जा करके सब कुछ सिचुएशन डिटेल में जाकर बताती है और वो उनको अपने साथ लेकर के जाता है जो पास ही में जो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन था वहाँ पर, और वहाँ पर जा करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की कोशिश की थी। इनिशियली पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं और जो हेड कांस्टेबल सोम सिंह था वो एफआईआर में जो लोग एक्यूज थे बिल्किस बानो उन लोगों के नाम भी ले रहे थे, नाम से पहचानती थी, गांव के लोग थे इसीलिए, और इन लोगों का नाम भी मेंशन नहीं किया गया। और इसी प्रोसेस के दौरान जब तक सीबीआई के हाथ ये केस नहीं पहुंचा था तब तक बिल्किस बानो के 4 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था और ये 4 बारों में से एक बार डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। वहाँ पर भी जो सारे एक्यूज थे उनका नाम मेंशन नहीं किया गया था, बल्कि ये मेंशन किया गया था अननोन पर्सन के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। और यही नहीं, जो ऑफेंस का टाइमिंग है ये भी चेंज कर दिया गया था ताकि जो लोग एक्यूज थे उनका टाइमिंग से मैच ना हो पाए। तो ऐसा मॉडिफाई करके उनका स्टेटमेंट लिखा जाता है और बिल्किस बानो के अंगूठा भी लिया जाता है। जब भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, सीआरपीसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है मैंडेटरीली उनको क्राइम स्पॉट पर जाना पड़ेगा, एग्जामाइन करना पड़ेगा। ये जो स्टेप है इसको पूरा स्किप कर दिया गया था। जो क्राइम स्पॉट था वहाँ पर कोई गया भी नहीं था। बिल्किस बानो से जो डेड बॉडीज था उनको आइडेंटिफाई करवाने का जो प्रोसेस है इसको भी स्किप कर दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, डेड बॉडीज के साथ छेड़छाड़ भी किया गया था ताकि प्रॉपर एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ मिल ना सके। एविडेंस मिटाने की कोशिश किया जाता है। 4 मार्च जो फोटोग्राफर क्राइम सीन पर गए थे, जो सारे फोटोग्राफ्स उनके द्वारा खींचा गया था, वहां पर बिल्किस बानो के 3.5 साल की बेटी सलेहा उनका भी फोटो वहां पर था। बट 5 मार्च जो फोटोग्राफर वहां पे जाता है, वो जो फोटोग्राफ खींचता है, वहां पर बिल्किस बानो के 3.5 साल की बेटी का कोई भी फोटोग्राफ नहीं था। उसका बॉडी को वहां से हटा दिया गया और इसी दौरान बिल्किस बानो को एक बाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। बाल रिलीफ कैंप में जा करके बिल्किस बानो अपना स्टोरी सबको बताती है और जो कैंप ऑर्गेनाइजर थे उनके साथ और कुछ जो एनजीओज थे वो जुड़ गए थे
और जब ये केस मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है। ये केस का कोई बुनियाद नहीं है, नो केस मेड आउट करके क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जब फर्स्ट टाइम क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया गया था, तब मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट करके पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे दी थी। और जब दूसरा क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ, तब मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट की थी। इसीलिए क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर बन रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर पास कर दी। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करने के कुछ ही मंथ्स बाद ये केस को गुजरात से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, क्योंकि बिल्किस बानो के लिए वहां पर रह के ये केस को चलाना इम्पॉसिबल हो रहा था और उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहा था। और जो सारा एफआईआर में मॉडिफिकेशन किया गया, इसका पता भी तब चला था जब सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। और जब 2 साल बाद उस इंसिडेंट से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की दायित्व दिया गया, तब बिल्किस बानो की उम्र था 21 ईयर्स। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब कुछ जो एफआईआर में मॉडिफाई किया गया है, बिल्किस बानो के स्टेटमेंट जो तोड़ मरोड़ के लिखा गया था, बॉडी के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है। एविडेंसेस को मिटाने के लिए विटनेसेस को टैंपर किया जा रहा था, ताकि एक्यूज्ड को बचाया जा सके। और ये चीज कंफर्म किए है सीबीआई अपना चार्जशीट में। और इसके बाद सीबीआई दिल्ली से एम्स टीम को बुलाकर स्पॉट को एग्जामाइन कराए। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई कंफर्म किए थे दैट जो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किए थे, ये बताकर बिल्किस बानो के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ है। बिल्किस बानो जो कुछ चीज बता रहे थे, जो उनके साथ हुआ है, वो बिल्कुल सच था। सीबीआई चार्जशीट में बिल्किस बानो के टोटल 8 इंजुरीज के बारे में मेंशन किया गया। और यही नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सारे डेड बॉडीज थे उनको कवर दिया गया, उनको वापस से कवर से निकलवाना पड़ा उनका डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट करवाना सीबीआई के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि 2 साल हो गया था कवर दिए हुए और बॉडी में कोई भी मांस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों को रिकवर किया गया था। और सीबीआई चार्जशीट में ये क्लियरली बताया गया है, ऑटोप्सी के दौरान जो बॉडीज का जो ऑर्गन है, इसको इंटरचेंज कर दिया गया था। मतलब एक दूसरे का जो स्कल है, इसको चेंज कर दिया गया था, ताकि बॉडी का आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। 7 लोगों का बॉडी रिकवर कर पाना पॉसिबल हुआ था और बाकी लोगों को डेड या फिर मिसिंग बता दिया गया है। और सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए जो लोअर कोर्ट थे, जनवरी 2008 6 साल बाद 12 लोगों में से 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये 11 लोगों में पुलिस भी थे जो गलत रिपोर्ट सबमिट किए थे, और वो डॉक्टर भी थे जो गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाए थे। इसके बाद ये 11 लोग चला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को समर्थन करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। अभी इसके बाद ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर जा करके रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर को ही समर्थन करती है। और इसी के साथ बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए कंपनसेशन और नौकरी देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दी थी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कंट्री के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे इनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सजा को कंफर्म कर दी है, अभी कौन सा चमत्कार हो गया कि इन सभी लोगों को बाहर निकलवाना पड़ा। यहाँ पर ही आता है गुजरात माफी नीति 1992। गुजरात माफी नीति 1992 को 2014 में एक बार अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करके वहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया था दैट कोई भी रेपिस्ट या फिर कोई भी मर्डरर्स को रिहा नहीं किया जा सकता है, माफी नहीं मिल सकता है। बट यहाँ पर 1992 वाला जो एक्ट में कोई भी एक ढंग का सजेशन सजेस्ट नहीं किया गया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन जहाँ पर नहीं है, उसी एक्ट के दौरान ये लोगों को रेमिशन मिला। क्योंकि जब ये ऑफेंस 2002 में कमिट हुआ था, तब 1992 वाला एक्ट लागू था। बट इसी बीच में एक और सवाल आता है, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हर एक स्टेट को जून 2022 में जब नोटिफिकेशन भेजा गया कोई भी रेपिस्ट को बाहर निकलवा नहीं जा सकता है, तो फिर क्यों ये लोगों को बाहर निकाला गया। और अगर प्रोविजन की बात किया ही जाए तो सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्लियरली बताता है, जहाँ पे सेंट्रल के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया कोई भी एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वहां पर रेमिशन करने वक्त सेंट्रल की परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लगता है क्या सेंट्रल का कोई भी परमिशन लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है, और आर्टिकल 161 एक स्टेट के गवर्नर को पावर देता है रेमिट करने के लिए। बट यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, जो रेमिशन किया गया है वो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर के द्वारा माफी नीति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी यहाँ पर मेरा एक जेन्युइन सवाल
आप लोगों से रहेगा दैट यहाँ पर जो लॉ को तोड़ मरोड़ के फायदा उठा करके इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जब इन लोगों को वापस से जेल के अंदर डालने की बात किया जाए, तब कौन सा लॉ इन लोगों को जेल के अंदर डालने तक का जो रास्ता है वहां पर आकर के अड़चन डाल सकता है। तो अगर ये कंसर्न रहा तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सेक्शन 300 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये बताता है रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब जो इंसान एक ऑफेंस के लिए सजा काट चुके हैं, उसी सेम ऑफेंस के लिए उस इंसान को वापस से सजा नहीं दिया जा सकता है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लागू होता है जहां पर आथ्रोफॉय कन्विक्ट होता है। जहां पर आथ्रोफॉय एक्यूट हुआ है वहां पर अप्लाई नहीं होता है। आथ्रोफॉय कन्विक्ट मतलब जहां पर कन्विक्शन हुआ है, सजा काटी है, वहां पर एप्लीकेबल होता है रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर रेमिशन हुआ है। दूसरा पॉइंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि 14 साल की सजा कटे और बाहर निकल जाए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मतलब उम्र कैदी होता है, मतलब नेचुरल डेथ जब तक जेल में नहीं हो जाता है तब तक वो इंसान जेल में कैद रहेगा। इसका ही मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसी के साथ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत ही पोलाइट तरीके से रेज करना चाहूंगी, अगर यही है वुमेन सेफ्टी और अगर यही है बेटी बचाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर ऐसे ही प्रेसिडेंट सेट होता रहेगा तो हमारे देश में लॉलेसनेस ये जो सिचुएशन है ये आना बहुत दूर नहीं है। और इसी सिचुएशन से टोटली क्लियर हो रहा है हम लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर रेपिस्ट एंड मर्डरर्स के साथ रह रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है एक क्रिमिनल में। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बहुत ही हम्बल तरीके से आप लोगों के पास रख रही हूँ। आप बहुत ही पोलाइट तरीके से गाइडलाइन मेंटेन करके कमेंट पर अपना ओपिनियन पोस्ट कीजिएगा। और अगर CNN जैसे नेटवर्क ऐसी खबरों को फीचर करेगा तो क्या मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द एंटायर नेशन, क्या इमेज रह जाएगा जहां पे ऐसा हाई प्रोफाइल केस में ऐसा कन्विक्टेड रेपिस्ट्स एंड मर्डरर्स को रिलीज किया जा रहा है। अगर रिलीज करना ही था अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो कुछ और वुमेन प्रिजनर जिनका उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है, ट्रांसजेंडर जिनका भी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है, मेल कन्विक्ट जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया है, उनको निकाल देते। इनको क्यों निकाला गया है? ये कैसा माफी नीति है? ये सब हादसा हो रहा था तब बिल्किस बानो उन लोगों को कहता है दैट मैं आपके बेटी की तरह हूँ, चाचा कहकर पुकारती थी, चाचा आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरे गाँव में दूध लेने के लिए आते हो, तब भी ह्यूमैनिटी नहीं सुनी।